नमस्ते। आज हम पृथ्वी के इस इनक्रेडिबल जीव जगत के वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये जरा सोचिए, करीब 17 से 18 लाख इतनी सारी प्रजातियां हैं। बाप रे, तो इनको समझने के लिए कोई ना कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था तो चाहिए ही होगी, है ना? बिल्कुल चाहिए। और ये सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है, ये जीवों के आपसी रिश्ते समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। अच्छा। हमारे पास जो एक डिटेल्ड लेक्चर का स्रोत है वो यही बताता है कि कैसे समय के साथ हमारी समझ बदली है, पहले के सिंपल तरीकों से लेकर आज के सिस्टम तक। तो आज हम इसी लेक्चर के बेस पर मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को देखेंगे, कुछ खास किंगडम्स की दिलचस्प बातें जानेंगे। हाँ, और ये भी कि कुछ अनोखे जीव हैं जो कहीं फिट नहीं होते, उनका क्या। सही, चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञान यात्रा। तो देखिए, शुरुआत में तो बड़ा सीधा साधा हिसाब था। जीवों को बस उनके काम के हिसाब से बांटा। काम के हिसाब से मतलब जैसे ये खाने लायक है, ये रहने की जगह बनाने के काम आएगा वगैरह। बहुत प्रैक्टिकल था, पर साइंटिफिक नहीं कह सकते। अच्छा, फिर अरस्तु आए, उन्होंने कुछ वैज्ञानिक कोशिश की थी शायद। हाँ, अरस्तु ने पहली बार एक साइंटिफिक बेस देने की कोशिश की। पौधों को साइज के हिसाब से बांटा, हर्ब, श्रब, ट्री। और जंतुओं को लाल खून है या नहीं, इस आधार पर इनेमा और अनेमा कहा उन्होंने। लेकिन फिर वही सवाल, बैक्टीरिया जैसे छोटे जीव वो कहाँ गए? बिल्कुल, यही तो लिमिटेशन थी। इसके बाद आए कैरोलस लिनियस। उन्होंने दिया 2 किंगडम सिस्टम, प्लांटे यानी पौधे और एनिमेलिया यानी जंतु। अच्छा, 2 किंगडम। इनका आधार क्या था? इनका मेन आधार था कोशिका भित्ति, सेल वॉल, है या नहीं है। पौधों में होती है, जंतुओं में नहीं। पर इस सिस्टम में भी मुझे लगता है एक बड़ी प्रॉब्लम थी, है ना? हाँ, बहुत बड़ी। इसने क्या किया कि प्रोकैरियोट्स मतलब जिनकी कोशिकाओं में न्यूक्लियस साफ नहीं होता, और यूकैरियोट्स जिनकी कोशिकाएं ज्यादा डेवलप्ड होती हैं। और साथ में एक कोशिका वाले और ढेरों कोशिकाओं वाले, और अपना खाना खुद बनाने वाले यानी स्वपोषी, और दूसरों पर निर्भर रहने वाले विषमपोषी। मतलब सब घालमेल हो गया। हाँ, सबको एक ही थैले में डाल दिया। प्लांटे में बैक्टीरिया, फंजाई, शैवाल सब आ गए जिनके पास सेल वॉल थी। ये तो वर्गीकरण का मकसद ही खत्म कर रहा था। तो फिर जरूरत पड़ी एक बेहतर सिस्टम की। बिल्कुल, जो इन सब बातों का ध्यान रखे। और यहीं 1969 में R.H. विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम आया। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। 5 किंगडम? अच्छा, तो विटेकर ने क्या आधार बनाए? सिर्फ सेल वॉल तो काफी नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कई चीजें देखी। एक तो कोशिका की बनावट, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। ठीक है। फिर शारीरिक संगठन, एक कोशिका का जीव है या मल्टीसेल्यूलर। पोषण का तरीका क्या है, खुद बनाते हैं खाना या दूसरों से लेते हैं, प्रजनन कैसे करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फाइलोजेनेटिक संबंध। फाइलोजेनेटिक संबंध मतलब जीवों के बीच का एवोल्यूशनरी रिश्ता। उनका विकास कैसे हुआ है, कौन किससे ज्यादा जुड़ा है। ये सिर्फ बाहर से देखकर नहीं, बल्कि उनके इतिहास को समझने की कोशिश थी। वाह, ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव लगता है। हाँ, ये क्रांतिकारी था। और इसी आधार पर बने वो 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। चलिए तो एक एक करके इनकी खास बातें जानते हैं। मोनेरा से शुरू करें? जरूर। मोनेरा की सबसे खास बात ये अकेला किंगडम है जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स हैं, यानी बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया इसी में? हाँ जी। और इनमें कुछ तो कमाल के हैं, जैसे आर्कीबैक्टीरिया। ये ऐसी खतरनाक जगहों पर रहते हैं जहां कोई और नहीं रह सकता, जैसे खौलते पानी के झरने या बहुत ज्यादा नमक वाली जगह। अरे वाह, खतरों के खिलाड़ी। बिल्कुल। और फिर हैं साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल भी कहते हैं। हाँ, ये तो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना? हाँ, और एक और बहुत जरूरी काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। हवा की नाइट्रोजन को पौधों के काम आने लायक बनाते हैं। और वो सबसे छोटे वाले माइकोप्लाज्मा। हाँ, उन्हें कैसे भूल सकते हैं, सबसे छोटी ज्ञात कोशिकाएं, और इनमें सेल वॉल होती ही नहीं। गजब। अच्छा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, ये है एक कोशिकीय यूकैरियोट्स। स्रोत में लिखा था कि इनकी बाउंड्रीज थोड़ी धुंधली है। बिल्कुल सही। प्रोटिस्टा को अक्सर एक तरह का मिसलिनियस किंगडम माना जाता है। इसमें वो सब एक कोशिकीय यूकैरियोट्स आते हैं जो फंजाई, प्लांटे या एनिमेलिया में फिट नहीं होते। तो इसमें काफी वैरायटी होगी फिर? बहुत ज्यादा। जैसे डायटम्स हैं, उनकी सिलिका की बनी सेल वॉल होती है जो मरने के बाद समंदर की तलछट में जमा होकर डाइटोमेशियस अर्थ बनाती है।
अच्छा, वो पॉलिशिंग वगैरह में काम आती है? हाँ, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, कई कामों में। फिर प्रोटोजोआ भी इसी में है, जैसे मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम। ओ, और युग्लिना का क्या? वो भी तो प्रोटिस्टा में है। हाँ, युग्लिना बड़ा दिलचस्प है। रोशनी हो तो पौधे की तरह फोटोसिंथेसिस कर लेता है, और अंधेरा हो तो छोटे जीवों का शिकार करने लगता है। कमाल है, ड्यूअल पर्सनालिटी वाला जीव कह सकते हैं। अब आते हैं फंजाई पे, यानी कवक या फफूंद। ये भी यूकैरियोटिक है, पर विषमपोषी। और इनकी सेल वॉल? इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। ये वही मटेरियल है जो कीड़ों के बाहरी खोल में भी होता है, काफी मजबूत। और ये खाना कैसे लेते हैं? आपने कहा विषमपोषी है। हाँ, ये या तो मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर को गला सड़ाकर खाते हैं, मतलब डिकम्पोजर होते हैं, या फिर जीवित जीवों पर रहकर उनसे पोषण लेते हैं, यानी पैरासाइट। पर ये दोस्ती भी तो करते हैं, सिम्बायोसिस। बिल्कुल, लाइकेन इसका बेस्ट उदाहरण है। ये एल्गी, शैवाल और फंजाई का कॉम्बिनेशन है, और ये एयर पोल्यूशन के अच्छे इंडिकेटर होते हैं। अच्छा, कैसे? क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। जहां हवा साफ होती है वहीं ज्यादा उगते हैं। ये तो बड़ी काम की बात है। और एक और सहजीवन है माइकोराइजा। इसमें फंजाई पौधों की जड़ों के साथ रहते हैं, दोनों को फायदा होता है। और यीस्ट, वो भी फंजाई है? हाँ, यीस्ट अकेला ऐसा फंजाई है जो एक कोशिकीय है, बाकी सब मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, अब बचे दो किंगडम, प्लांटे और एनिमेलिया। ये शायद सबसे ज्यादा परिचित हैं। हाँ, प्लांटे यानी पौधे, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, स्वापोषी। इनमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। और एनिमेलिया, जंतु, हम लोग भी इसी में आते हैं? बिल्कुल, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, विषमपोषी, सेल वॉल नहीं होती। शरीर का विकास एक तय पैटर्न में होता है, और ज्यादातर चल फिर सकते हैं। तो ये हो गए 5 किंगडम, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ऐसे भी हैं जो इन किंगडम्स में फिट नहीं होते, वायरस जैसे। हाँ, वायरस तो बहुत ही अजीब हैं। ये अकोशिकीय हैं, मतलब सेल हैं ही नहीं। सेल नहीं है, फिर जिंदा कैसे हैं? यही तो पेंच है। जब ये किसी जीवित कोशिका के बाहर होते हैं तो बिल्कुल बीजान क्रिस्टल जैसे होते हैं, पर जैसे ही किसी होस्ट सेल में घुसते हैं तो उसकी पूरी मशीनरी हाईजैक कर लेते हैं और अपने जैसे और वायरस बनाने लगते हैं। इनमें या तो डीएनए होता है या आरएनए, दोनों एक साथ कभी नहीं। ओह, मतलब ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की चीज हो गए? एक तरह से कह सकते हैं। एड्स, हर्पीज, कॉमन कोल्ड, तंबाकू मोज़ेक वायरस, ये सब इन्हीं की देन है। और वायरस से भी छोटे वायरॉइड, इनके बारे में क्या? हाँ, टीओ डाइनर ने खोजा था इन्हें। ये वायरस से भी छोटे हैं, और इनमें सिर्फ आरएनए होता है, प्रोटीन का कवर भी नहीं होता। सिर्फ आरएनए? और ये क्या करते हैं? ये पौधों में बीमारियां फैलाते हैं, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। बाप रे, और एक और नाम सुना है, प्रियॉन। ये क्या बलाएं? प्रियॉन तो और भी ज्यादा अजीब है। ये सिर्फ प्रोटीन है, गलत तरीके से फोल्ड हुए प्रोटीन। सिर्फ प्रोटीन? और ये इन्फेक्शन फैलाते हैं? हाँ, ये दिमाग की बीमारियों से जुड़े हैं, जैसे जानवरों में मैड काउ डिजीज और इंसानों में क्रुट्सफेल्ड जेकब डिजीज, सीजेडी। ये नॉर्मल प्रोटीन को भी गलत तरीके से फोल्ड होने पर मजबूर कर देते हैं। अविश्वसनीय। और लाइकेन को एक बार फिर याद दिला दे। हाँ, लाइकेन कोई अलग किंगडम नहीं है, वो शैवाल और कवक का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सहजीवन है। तो हमने देखा कि कैसे जीवों को समझने की हमारी यात्रा सिंपल तरीकों से शुरू हुई, फिर अरस्तु, लीनियस और फिर विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम आया। और उसके बाद भी हमें वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन जैसे रूप मिले जो इन किंगडम्स में भी फिट नहीं होते। ये दिखाता है कि वर्गीकरण एक लगातार चलने वाला, विकसित होने वाला प्रोसेस है। हमने मोनेरा के एक्सट्रीमोफाइल से लेकर प्रोटिस्टा की डाइवर्सिटी, फंजाई के सहजीवन और वायरस जैसे नॉन सेल्यूलर अजूबों तक की एक झलक देखी। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जैसे जैसे जेनेटिक टेक्निकें बेहतर हो रही हैं, हमें जीवों के आपसी रिश्तों की और गहरी समझ मिल रही है। तो क्या लगता है, भविष्य में ये क्लासिफिकेशन सिस्टम और बदलेगा? हो सकता है। क्या हमें नए किंगडम बनाने पड़ेंगे, या शायद किंगडम से भी ऊपर डोमेन जैसी कैटेगरीज को और महत्व देना होगा? कौन जाने, ये सोचने वाली बात है। विज्ञान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। बिल्कुल, सोचते रहिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ।